हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। तो आज का अपना टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग ऊष्मागति स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। जब हम किसी भी संकुल या कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे तो उस संकुल या कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने में क्या क्या महत्वपूर्ण घटक होते हैं उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए आज के अपने टॉपिक को। इसमें हम कॉम्प्लेक्स निर्माण में 4 महत्वपूर्ण घटकों को देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट है आपका धातु आयनों की प्रकृति तथा भौतिक गुण, यानी कि नेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आयन। देन सेकेंड है इसमें आपका लिगेंडो की प्रकृति। देन थर्ड है आपका क्लेर प्रभाव, और लास्ट है आपका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन प्रभाव। तो इन चारों कारकों को क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए इसमें फर्स्ट देखते हैं अपना धातु आयनों की प्रकृति तथा भौतिक गुण। ये आपका कॉम्प्लेक्स निर्माण में एक पहला बोल सकते हो महत्वपूर्ण घटक है। तो देखो अपने इसमें फर्स्ट बिंदु में क्या दिया गया है, साइज ऑफ आयन। तो देखो इसमें क्या कहा गया है, मेटल आयन का साइज जितना छोटा होता है उसके द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स या संकुल का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर हम मेटल आयन को क्या करते हैं, छोटा से छोटा लेते हैं। मेटल आयन का जो साइज होता है उसको हम छोटे से छोटा लेते हैं, जिससे होता क्या है, जो कॉम्प्लेक्स अपना बनता है, जो भी अपना संकुल बनेगा वो अधिक स्थायी बन पाएगा। इसलिए ज़रूरी है जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करें तो उसलिए मेटल आयन का साइज छोटे से छोटा हो। ठीक है जी। देन देखो इसमें अपना अगला बिंदु आयनों पर आवेश, यानी कि चार्ज ऑन आयंस। देखिए इसमें किसी मेटल आयन पर जितना अधिक चार्ज होता है उसके द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो कोई भी मेटल आयन हो उसमें जितना अधिक से अधिक चार्ज हो वो उसके लिए बेहतर होता है, क्योंकि जितना अधिक चार्ज होगा अपना कॉम्प्लेक्स क्या होगा उतना ही अधिक स्थायी बनता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखो, Fe2 प्लस मेटल आयन से निर्मित कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा Fe3 प्लस मेटल आयन से निर्मित कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायी होगा। तो स्वाभाविक से बात है, यहाँ पर अपना Fe2 प्लस मेटल आयन दिया गया है और यहाँ पर अपने को Fe3 प्लस मेटल आयन दिया गया है। तो देखो इसका जो आवेश है, जो चार्ज है, Fe2 प्लस के कंपेरिजन में एक ज़्यादा है। तो अपना जो Fe3 प्लस मेटल आयन है ये ज़्यादा स्थायी संकुल का क्या करेगा, निर्माण करता है। इसलिए कोई जब भी आप कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं अपन लोग तो मेटल आयन को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर आवेश हो यह सुनिश्चित करते हैं। ठीक है जी, तो हो गया आपका आयनों पर आवेश, चार्ज ऑन आयंस। देन इसमें आपका थर्ड बिंदु है विद्युत ऋणात्मकता या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो किसी मेटल आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक होती है उसके द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो आपको विद्युत ऋणात्मकता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी मेटल आयन की जितनी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी अपना कॉम्प्लेक्स क्या होगा, उतना ही अधिक स्थायी बनता है। ठीक है जी। तो देखो इसमें अगला फोर्थ पॉइंट आयनन विभव, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल के आयोनाइजेशन एनर्जी में वृद्धि से उनके कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व बढ़ जाता है। तो आपका जो आयनन विभव है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये भी क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व में। आपका आयोनाइजेशन एनर्जी जितना अधिक होगा अपना कॉम्प्लेक्स क्या होगा उतना ही अधिक स्टेबल होता है, स्थायी होता है। ठीक है जी। इस प्रकार से हमने अपना फर्स्ट घटक मतलब फर्स्ट कंपोनेंट का देखा, यानी कि धातु आयन की प्रकृति तथा भौतिक गुण में हमने यहाँ पर इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा है। ठीक है जी, तो आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। देन चलिए इसमें अपना सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, अपना लिगेंडो की प्रकृति। देन इसमें आपका सेकंड महत्वपूर्ण घटक लिगेंडो की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ लिगेंड। तो देखिए इसमें इसका प्रथम बिंदु लिगेंड की क्षारीय शक्ति, यानी कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड्स। तो देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स बनाने वाले लिगेंड की क्षारीय शक्ति जितनी अधिक होती है कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं तो यदि अपना लिगेंड की जो क्षारीय शक्ति है बहुत ज़्यादा है, जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स का या संकुल का निर्माण करते हैं तो यदि अपना जो लिगेंड की जो क्षारीय शक्ति है बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है, अपना कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब जितनी अधिक अपना लिगेंड की क्षारीय शक्ति होगी उतना ही अधिक स्टेबल अपना क्या होगा, संकुल का निर्माण होगा। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर दिया गया है फ्लोरीन आयन इज ग्रेटर देन क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन आयन और ब्रोमीन आयन ग्रेटर देन इज आयोडीन आयन। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो फ्लोरीन आयन आपको दिख रहा है इसकी जो
क्षारीय शक्ति है, जिसका जो बेसिक नेचर है ये सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अपना क्लोरीन आयन का जो बेसिक मतलब क्षारीय शक्ति है इस फ्लोरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। देन इस क्लोरीन के तुलना में इस ब्रोमीन आयन की जो क्षारीय शक्ति है कम है। देन अपना जो ब्रोमीन आयन है और आपका जो आयोडीन आयन है, ठीक है, तो इस आयोडीन आयन की जो क्षारीय शक्ति है इस ब्रोमीन की तुलना में कम है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको क्षारीय शक्ति देखने को मिलेगा इस फ्लोरीन आयन में। तो जैसे कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि लिगेंड की क्षारीय शक्ति जितने अधिक होगी वह जो उतना ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर अपना जो फ्लोरीन आयन की जो क्षारीय शक्ति सबसे ज़्यादा है तो यह ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। देन अपना जो क्लोरीन आयन है इस फ्लोरीन से क्या है, इसकी जो क्षारीय शक्ति कम है, तो अपना ये जो क्लोरीन आयन है इस फ्लोरीन की तुलना में कम स्थायी संकुल का निर्माण करेगा, ठीक है। देन अपना जो ब्रोमीन आयन है इस क्लोरीन आयन की तुलना में इसकी जो क्षारीय शक्ति कम है, तो फिर से ये क्लोरीन आयन की तुलना में अपना जो ब्रोमीन आयन है ये कम स्थायी संकुल का निर्माण करेगा क्योंकि इसकी जो क्षारीय शक्ति है कम है। देन देखो अपना जो ब्रोमीन आयन है और अपना जो आयोडीन आयन है, तो इस आयोडीन आयन की जो क्षारीय शक्ति है इस ब्रोमीन आयन की तुलना में कम है, ठीक है। तो अपना जो आयोडीन आयन जो संकुल का निर्माण करेगा वो कम स्थायी संकुल का निर्माण करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जिस लिगेंड की क्षारीय शक्ति जितनी अधिक होगी वह उतना अधिक स्टेबल कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो सकता है। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। तो यह आपका हैलाइडो द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व का क्रम, ठीक है। लेकिन चलिए इसमें अपना अगला बिंदु देख लेते हैं इस लिगेंड के कैरेक्टर के बारे में। इसमें आपका सेकंड बिंदु है लिगेंड का आकार एवं आवेश, यानी कि साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड। देखिए इसमें लिगेंड में उच्च आवेश तथा साइज छोटा पाए जाने पर अधिक स्थायी संकुल बनते हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस पेज में देखा था कि अपना जो मेटल आयन है या फिर धातु आयन उसमें उसका जो साइज है हम क्या करते हैं छोटा से छोटा लेते हैं और आवेश ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पर भी लिगेंड में भी वैसा सेम है। हम क्या करते हैं लिगेंड में उच्च आवेश ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आवेश को लेते हैं और साइज हम क्या करते हैं छोटा से छोटा लेते हैं, जिससे क्या बनता है अपना जो कॉम्प्लेक्स है अपना जो संकुल है उतने अधिक क्या बनता है स्थायी बनता है, ठीक है जी। तो इसका भी एग्जाम्पल हो सकता है। आप देखो फ्लोरीन आयन का साइज छोटा हो जाता है, फ्लोरो कॉम्प्लेक्स अधिक स्टेबल होते हैं, जबकि क्लोरो कॉम्प्लेक्स कम स्थायी होते हैं। तो अपना जो फ्लोरीन आयन है इसका जो साइज होता है क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि लिगेंड को हम जितना छोटा से छोटा लें वह उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर अपना जो फ्लोरीन आयन का जो साइज है कहीं ना कहीं छोटा है और अपना जो फ्लोरीन मतलब अपना जो क्लोरीन आयन का जो साइज है इस फ्लोरीन की तुलना में ज़्यादा है। तो ये अपना जो क्लोरीन कॉम्प्लेक्स है इसका जो संकुल बनेगा क्लोरो कॉम्प्लेक्स जो मतलब क्लोरो संकुल जो बनेगा एक कम स्थायी बनेगा क्योंकि इसका जो साइज है वो कहीं ना कहीं बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है एग्जाम्पल होता है, ठीक है जी। ये हो गया आपका लिगेंड का आकार एवं आवेश, यानी कि साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड। देन चलो अब इसमें अपना अगला देख लेते हैं। अपना अगला महत्वपूर्ण घटक इसमें आ जाता है आपका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन प्रभाव या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इफेक्ट। आपका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन प्रभाव भी क्या करता है आपके संकुल निर्माण में क्या करता है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स से ऊष्मागतिकी स्थायित्व में वृद्धि करता है। तो ये भी क्या करता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका संकुल निर्माण में। तो इसमें इसका प्रथम बिंदु देख लेते हैं जल योजन ऊष्मा यानी कि हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है जी। तो क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन? जल योजन ऊष्मा क्या होती है जब हम किसी भी मतलब मेटल आयन को या सॉल्ट को क्या करते हैं वाटर से रिएक्ट कराते हैं। जब हम किसी भी मेटल आयन को या फिर सॉल्ट हो गया सॉल्ट को जो है वाटर से क्या करते हैं रिएक्शन करवाते हैं, तो उससे जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं जल योजन ऊष्मा या फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो आपका जो जल योजन ऊष्मा भी क्या होता है संकुल निर्माण में ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका एग्जांपल देखो यहाँ पर अब अपना लिया गया M2+ मेटल आयन जो कि गैसियस फॉर्म में है और यहाँ पर H2O लिया गया है। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करके एक संकुल का निर्माण करते हैं इस प्रकार से यहाँ पर आ जाता है अपना M और ब्रैकेट में H2O का 6 मॉलिक्यूल +2+ आयन जो कि एक्वस फॉर्म में है यानी कि जलीय फॉर्म में है, जलीय रूप में है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से क्या होता है अपना मेटल आयन वाटर से रिएक्ट करके क्या करते हैं एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और एक संकुल का निर्माण करते हैं। तो देखो यहाँ पर
किसी एक्वा कॉम्प्लेक्स के लिए जल योजन ऊष्मा जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो यदि हम किसी भी एक्वा कॉम्प्लेक्स के लिए जल योजन ऊष्मा निकाल रहे हैं तो वह जितना अधिक जितना अधिक जल योजन ऊष्मा होगा, जितना अधिक अपना हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, अपना कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक क्या होता है, स्थायी होता है। तो हो गया अपना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन प्रभाव में इसका प्रथम बिंदु। देन चलिए इसमें अपना अगला बिंदु देख लेते हैं। इसमें आपका अगला बिंदु है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी कि फ्री एनर्जी चेंज। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, फ्री एनर्जी की जितनी अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो जितना अधिक अपना फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, उत्पन्न होगा, अपना कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्टेबल होता है, उतना अधिक क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमने देखा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन प्रभाव में 2 बिंदु। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने देखा, सबसे पहले तो हमने प्रथम घटक इसको देखा कि धातु आयनों की प्रकृति तथा भौतिक गुण, इसको देखा। दिन देखा हमने लिगेंडों की प्रकृति के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार से लिगेंड होना चाहिए। दिन देखा हमने क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन प्रभाव। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने इन 3 महत्वपूर्ण घटकों को देखा है जो कि संकुल बनाने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे इस किलेट प्रभाव के बारे में, क्योंकि किलेट अपने आप में एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है जी। तो यह था आज का अपना टॉपिक। इसमें हमने देखा किस प्रकार से संकुल निर्माण में ये महत्वपूर्ण घटक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स लेक्चर भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो स्टूडेंट्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।